दोस्तों सोचिए, अगर दुनिया के दो बड़े देशों के बीच अचानक वॉर शुरू हो जाए तो सबसे पहले असर किस पर पड़ता है? ऑयल प्राइसेस, गोल्ड, करेंसी और सबसे बड़ा सवाल स्टॉक मार्केट का क्या होता है? क्या स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है? क्या इन्वेस्टर पैनिक में सेलिंग शुरू कर देते हैं या फिर कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जो वॉर के टाइम पर प्रॉफिट भी कमाते हैं? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे वॉर के दौरान स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, हिस्ट्री में वॉर्स के टाइम मार्केट में क्या हुआ, कौन कौन से सेक्टर्स प्रॉफिट करते हैं और इन्वेस्टर्स को क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि अभी ईरान, इजराइल, यूएसए के बीच वॉर चल रही है और इस वजह से मार्केट पिछले कुछ दिनों से लगातार टूट रहा है। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी सब क्रैश हो रहे हैं। दोस्तों, जब भी वॉर होता है तो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अभी थोड़े टाइम पहले रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा था। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का खतरा अब भी बरकरार है। पूरी यूक्रेन में इमरजेंसी लगा दी गई है। रूस पर आर्थिक प्रतिबंध का भी असर नहीं। अब जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ तब मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया और उससे पहले जितनी भी बार जंग हुई तो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। देखो, मिडिल ईस्ट में इस टाइम पे बहुत टेंशन बनी हुई है। हमारा ज्यादातर जो ऑयल आ रहा है वो ईरान और मिडिल ईस्ट से आ रहा है और क्योंकि ऑयल की सप्लाई पर इफेक्ट पड़ रहा है इसलिए मार्केट इस वक्त इतना टूट रहा है। हम सबका पोर्टफोलियो भी अभी रेड ही दिख रहा है। बट आज हम बात करेंगे कि हिस्ट्री क्या कहती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अक्सर जब जंग शुरू होने वाली होती है तो शुरू होने से पहले ही मार्केट गिरने लगता है, बट जब वॉर शुरू हो जाती है उसके बाद क्या होता है? देखो, ये बड़ा अजीब फिनोमिना है और जो फाइनेंशियल रिसर्चर्स हैं इसे दी वॉर पजल कहते हैं। दोस्तों, जब 26/11 अटैक हुआ था, रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था और अभी जो ईरान इजराइल का वॉर चल रहा है इसके ऊपर जो डेटा है उसका हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। दोस्तों, अभी मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, बट क्या इस वॉलेटाइल मार्केट में आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या आपको यहाँ से सेलिंग करनी है? एंड तक वीडियो जरूर देखना क्योंकि इन सारे इश्यूज के ऊपर एक ही वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। नाउ दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट डरता किस चीज से है। देखो, रिसर्चर्स कहते हैं कि मार्केट वॉर से इतना नहीं डरता जितना अनसर्टिनिटी से डरता है। दरअसल जब वॉर की न्यूज आने वाली होती है कि वॉर हो सकती है तब इन्वेस्टर सबसे ज्यादा पैनिक करते हैं और प्राइस गिरने लगती है क्योंकि इन्वेस्टर्स बेचते हैं अपना माल। अब क्योंकि डर होता है और ये नहीं पता होता है कि जंग का अंजाम क्या होगा, लेकिन जैसे ही मार्केट को समझ आ जाता है कि जंग शुरू हो चुकी है तो क्लैरिटी मिल जाती है और ये भी समझ आने लग जाता है कि जीतेगा कौन। जैसे इंडिया पाकिस्तान का वॉर है तो कौन जीतेगा। वैसे ही दोस्तों, अभी भी आपको पता है कि एट द एंड होने क्या वाला है, बट इस बार थोड़ी सिचुएशन अलग है क्योंकि ऑयल जो है वो पहुंच नहीं पा रहा है उन कंट्रीज में जहां पर जाना है। जैसे चाइना को ऑयल नहीं मिल पा रहा है ईरान से, तो ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी सी डिफरेंट है। बट अभी हम समझते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी तब S&P पर क्या हुआ। S&P गिरा बट 39 डेज में मार्केट रिकवर कर गई। इंडियन मार्केट भी कुछ ऐसे ही पॉइंट फॉलो करता है और इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल रेसिलेंस। अब ये क्या होता है? देखो दोस्तों, रिसर्च ये भी दिखाती है कि अगर इकोनॉमी में रिसेशन नहीं है तो 12 महीने के बाद अक्सर मार्केट 10% ऊपर ही दिखेगा। तो दोस्तों, क्या अभी रिसेशन है? नहीं है, अभी वॉर चल रहा है। अब इंडिया के केस में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है और जो हमारे फंडामेंटल्स हैं जैसे कि हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और हमारी इतनी बड़ी देश की जो पॉपुलेशन है उसका कंजप्शन, ये मार्केट को अक्सर संभाल लेते हैं ग्लोबल मार्केट में भी, क्योंकि कंजप्शन इतना ज़्यादा है कि कंपनीज प्रॉफिट बना ही लेती है और इसीलिए मार्केट टिक जाता है। बट आपको डेटा के अकॉर्डिंग पहले समझाता हूँ कि मार्केट क्या बताती है हिस्ट्री में, ऐसा क्या हुआ था, असली डेटा क्या बोलता है। देखो दोस्तों, मैं बात करता हूँ सबसे पहले हमारे पड़ोसी मुल्क की, उसके साथ हमारे अक्सर कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कारगिल वॉर की 1999 में। जब वॉर शुरू होने वाली थी उससे पहले निफ्टी लगभग 13% गिर गया था, लेकिन जब वॉर स्टार्ट हो गई तो निफ्टी ने एक ही महीने में 16.5% का बाउंस बैक दिखाया और पूरी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान निफ्टी 41% बढ़ा था। तो रियलिटी जो लोगों को लगता है कुछ और ही, मार्केट उसके अगेंस्ट में चला जाता है, लोगों को लगता है कि गिरेगा। दोस्तों, पार्लियामेंट अटैक जब हुआ था 2001 में, उस समय भी निफ्टी के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। निफ्टी को अटैक के बाद प्री अटैक वाले लेवल पर आने में 4 हफ्ते लगे थे। दोस्तों, मैं आपको एक और डेटा बताता हूँ। 12 महीने बाद भी मार्केट नीचे था, 1.3% नीचे था। अब आप कहोगे कि अटैक के बाद नेगेटिव था, बट उस टाइम पे 2001 का .com बबल भी तो आया था, पूरा वर्ल्ड रिसेशन से गुजर रहा था, फिर भी निफ्टी सिर्फ 1.3% नीचे था।
अब 26/11 जो अटैक हुआ था मुंबई के अंदर 2008 में, उस टाइम में भी आपको पता है कि इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। बट जब वो ट्रेजिक इवेंट हुआ था और फ्राइडे को जब सेंसेक्स खुला था तो 0.7% बढ़कर बंद हुआ। इन्वेस्टर को सिस्टम पर इतना भरोसा था कि निफ्टी सिर्फ एक हफ्ते में स्टेबलाइज हो गया और 12 महीने के बाद 81.9% रिटर्न दिया, यानी 81.9% मार्केट बढ़ा। 2008 क्रैश के बाद की रिकवरी भी थी। दोस्तों, अब ऑपरेशन सिंदूर 2025 में ही हुआ था। अब जो रिसेंट डेटा है उसके हिसाब से इंडिया ने नो टेररिस्ट बेसिस पे स्ट्राइक किया था। तब भी मार्केट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेसिलेंस दिखाई थी क्योंकि FII सेलिंग करता जा रहे थे। मतलब ऐसा नहीं था कि मार्केट क्रैश हो गया। देखो अभी मार्केट के अंदर सिचुएशन क्या है कि ये जो ईरान के ऊपर अटैक हो रहा है, गल्फ रीजन पूरा वॉर जोन में बन चुका है। बट जो इंडिया पाकिस्तान से हमारा टेक अवे है, देखो निफ्टी जो है जनरली करेक्ट होता है, बट वॉर जब चल रहा होता है उसके बाद मार्केट बाउंस बैक करता है। अब मैं ग्लोबल वार की बात करता हूँ, जैसे 9/11 या फिर रशिया यूक्रेन वॉर की, उसे भी समझते हैं। देखो दोस्तों, ग्लोबल इवेंट का मार्केट पर इम्पैक्ट आना फिक्स है। ये इंडिया की जंग नहीं है, ये ग्लोबल जंग चल रही है। 9/11 टेरर अटैक में ग्लोबल सेंटिमेंट हिल गए थे। इंडियन मार्केट उस टाइम पे 10 दिन में 17% गिरा था और रिकवरी आने में 2 महीने लगे थे। रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था 24 फरवरी 2022 को। जब इन्वेजन शुरू हुआ तब निफ्टी और सेंसेक्स लगभग 4.7% गिर गए थे। ये मई 2020 के बाद सबसे बड़ा एक दिन में होने वाला फॉल था। अब देखो, स्टडीज बताती है कि इवेंट ने अब नॉर्मल रिटर्न्स को सिग्निफिकेंटली इफेक्ट किया, लेकिन क्लैरिटी आते ही मार्केट ने 45 डेज में फिर से ऑल टाइम हाई लगा दिया। दोस्तों, अब आते हैं बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ के ऊपर। अभी जो मार्च 2026 में आप देख रहे हो, जब US और इजराइल ने ईरान पे स्ट्राइक्स किए, तो देखो मार्केट जो है गिरना शुरू हो गए। ना सिर्फ इंडियन मार्केट, पूरा ग्लोबल मार्केट टूट रहा है। लोगों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए। दोस्तों, इसमें क्रूड ऑयल का फैक्टर जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। इंडिया में यूज होने वाला 85% ऑयल वो इम्पोर्ट ही करते हैं। अब जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो लगभग 20% बढ़ गए हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने धमकी दे दी है कि यहाँ से कोई शिप जाएगी तो उस पर हम अटैक कर देंगे। तो 50% क्रूड और LNG की सप्लाई है वो इफेक्ट हो चुकी है और इस वजह से हर इंडस्ट्री पर फर्क पड़ रहा है। तो दोस्तों, अब इस वक्त अगर आप इन्वेस्टमेंट के मूड में हो तो ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं जिनको वार से ज़्यादा फायदा होता है और जिनको वार से नुकसान होता है, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ, आप अपने सोच समझ से और अपने एडवाइजर की सलाह के बाद ही मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लीजिए, लेकिन आप अपनी SIP को कंटिन्यू रख सकते हैं। दोस्तों, वार के टाइम डिफेंस सेक्टर को फायदा होता है। अगर नेशनल सिक्योरिटी पर इंडिया फोकस करेगा तो BEL, HAL, एस्ट्रा माइक्रोवेव जैसे जो स्टॉक्स हैं, इन्हें फायदा हो सकता है। अब जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, अभी तो रिसेंटली इन स्टॉक्स पे भी करेक्शन ही दिखा है। ONGC और ऑयल इंडिया को क्रूड ऑयल पे प्राइस बढ़ने से फ्यूचर में प्रॉफिट हो सकता है। फार्मा सेक्टर तो डिफेंसिव सेक्टर है, अभी भी ये टूट नहीं रहा है। यहाँ सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, ये जो स्टॉक्स हैं अभी भी खड़े हुए हैं, इनफैक्ट बढ़ रहे हैं, क्योंकि डॉलर महंगा हो गया है तो इनको एक्सपोर्ट करने से ज़्यादा फायदा होता है। बात करें एविएशन सेक्टर की तो इसके हाल बेहाल है। इसमें इंडिगो जैसे स्टॉक्स, स्पाइस जेट जैसे स्टॉक्स जो है, इनको फ्यूल की कॉस्ट बढ़ने से नुकसान होता है। दोस्तों, पेंट और टायर, इनका जो रॉ मटेरियल है उसमें क्रूड ऑयल यूज होता है। एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स, इनका जो मार्जिन है ये इफेक्ट होगा। और बात करें बैंकिंग सेक्टर की तो देखो, हाई इन्फ्लेशन का मतलब है हाई इंटरेस्ट, जो बैंक्स के लिए शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल होते हैं। इसलिए बैंक निफ्टी 4 to 5% टूट चुका है। दोस्तों, PSU बैंक्स प्राइवेट बैंक से ज़्यादा गिरते हैं इसी टेंशन में। तो थोड़ा सा सोच समझ के आपको डाइवर्सिफिकेशन तो करना पड़ेगा। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो देखो, जो वॉर होता है ये मार्केट के लिए स्कैरी तो होता है, लेकिन मार्केट हमेशा बाउंस बैक ज़रूर करता है। यही अभी तक का डेटा बताता है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको मैं 3 गोल्डन रूल्स बता रहा हूँ जो आपको याद रखना है। सबसे पहले तो पैनिक होके सेल नहीं करना। अगर सेल नहीं करोगे लॉस को, तो लॉस नहीं होगा। आपने अगर क्वालिटी स्टॉक्स लिए हुए हैं या अच्छे ETF खरीदे रखे हैं तो कुछ नहीं होगा। अपनी SIP को भी जारी रखो। आप अपने पोर्टफोलियो में FMGC, फार्मा जैसे हेल्थ सेक्टर के स्टॉक्स रखो, जिससे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा और आप गोल्ड और सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, आज हमने समझा वॉर में स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, कौन से सेक्टर्स गिरते हैं, कौन से सेक्टर्स बढ़ते हैं और इन्वेस्टर को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।